एडवांस मांग रहे हैं फॉर्म अप्रूव करने के लिए, तो मैं राजस्थान सरकार के गहलोत जी से अनुरोध करता हूँ हम लोग के इस कार्यक्रम की उद्घाटन के स्वरूप में अपना उद्बोधन दे मान्यवर नानालाल जी चंगेरीवाल साहब, उद्घाटक महोदय। मान्यवर अध्यक्ष महोदय श्री खराज साहब भी पधारे हैं। उनके स्थान पर श्रीमान माननीय सिद्धार्थ मौर्य साहब को अध्यक्ष बनाया है, तो मैं इस संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में बताने वाले मुख्य वक्ता श्रीमान बाबूलाल जी गावी, नानूलाल जी यादव, माननीय मोतीलाल जी सिंघानिया साहब, माननीय रवि जी साहब, माननीय श्री अनिल जी पाची भाई साहब, माननीय राजेंद्र सिंह जी और बाबू साध्वी साहब, वंचित की पहाड़िया एवं सभी आंतरिक सदस्य गाँव का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का मुख्य कार्यक्रम बेरोजगारों की संसद, यानी बेरोजगारों के संबंध में जो समस्या है वो आज इस कार्यक्रम में आपको बताई जाएगी। मुझे आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, वर्तमान में जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको इस मिशन से जोड़कर, अम्बेडकर मिशन से जोड़कर, ज्योतिबा फुले के मिशन से जोड़कर आगे आना चाहिए। किंतु हमारे कर्मचारी सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई के डर से वो अपना अहित समझते हैं और इसमें शामिल नहीं होते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, उनकी समस्या है, उन समस्या के संबंध में यह संस्था संसद बनाएगी और उसका निवारण करेगी। साथियों, आज हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने क्रांति की है, उस क्रांति को प्रति क्रांति में बदलने के लिए शासक जातियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सदियों से प्रचलित संस्थाओं की व्यवस्थाओं को अपनी जगह पहनाने का कार्य वर्तमान सरकार और वर्तमान शासक जातियां जारी है। यातनाओं का स्वरूप बदल गया है, किंतु यातनाएं बंद नहीं हुई है। हमारे 30 करोड़ व्यक्ति बेरोजगारी की कगार पर हैं, भूखे मरने की स्थिति में हैं। हमारा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। सरकार महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगार व्यक्ति परीक्षाओं के चक्कर में काटते काटते वो अपना समय व्यतीत करता है और अंत में वो फांसी खाने की नौबत करता है। इसलिए मैं इस संस्था से निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ के लोग आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आप आगे रहें। हम इसके लिए यहाँ पधारे हैं। आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज के उद्घाटक थे। इसी कड़ी में मैं आगे के उद्बोधन के लिए मान्यवर अरुण भाई जहांगीर, प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा गुजरात, आपसे अनुरोध करता हूं कि आज जो ये बेरोजगारों की संसद कार्यक्रम या राजस्थान में आयोजित होने जा रहा है, इस बेरोजगारों की संसद में आप अपना उद्बोधन दें कि किस तरीके से इस देश के हालात बनाए गए हैं। तो मैं मान्यवर अरुण भाई जहांगीर, प्रदेश प्रभारी ओबीसी मोर्चा गुजरात, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जय मूल निवासी साथियों और धन्यवाद संचालक महोदय जी। हमारे इस बेरोजगार संसद की अध्यक्षता कर रहे शरद मौर्य जी सर और हमारे राजस्थान के बामसेब के प्रदेश महासचिव माननीय गणेश लाल जी रायकवाल सर, उन्होंने मुझे बताया कि अरुण भाई इस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस के बाहर बेरोजगारों के लिए संसद लगाई गई है, क्योंकि बेरोजगारों की संसद जो हमारी दिल्ली है, जो हमारे राज्यसभा है, वहां पे हमारे एमएलए और एमपी नहीं लगा रहे हैं।
वो दूसरी दूसरी प्रकार की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जो युवा आज भारत के अंदर बेरोजगार हैं डिग्रियां लेकर, उनके ऊपर चर्चाएं नहीं हो रही है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को गुजरात से अटेंड करने के लिए इधर आया और इस विषय के ऊपर मैं 2 शब्द करना चाहूंगा। वो इस प्रकार है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को SC ST OBC को जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आरक्षण दिया, आरक्षण नहीं हमको प्रतिनिधित्व दिया है, क्योंकि हमारे को 2 से 2.5 हजार साल तक जो वर्ण व्यवस्था भारत में लागू थी, तो हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। जो अधिकार हमको बाबा साहब ने आर्टिकल के रूप में हमारे को दिए, उन आर्टिकल को रूप में देने के बाद में आज भारत के अंदर संविधान लागू हुए लगभग 75 साल के आसपास हो गए। देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन युवाओं को जो बेरोजगार हैं, जिनकी सर्विस लगनी चाहिए, वो सर्विस नहीं लगकर उनकी सर्विस घट रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने 15 करोड़ नौकरियां लगाने की बात युवाओं की बात कही थी। आप MNTV के ऊपर एक बजट के ऊपर पूरा 17 मिनट का एक वीडियो है। हमारे लोग उस MNTV के वीडियो को देखें और सुने, उसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर, और जितना भी बजट पास होता है, बिना बजट पास हुए किसी का विकास नहीं होता है। शिक्षा के ऊपर बजट को कम किया गया है, किसानों के ऊपर जो बजट पास होना चाहिए उसको भी कम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा आज सर्विस नहीं लग रहा है, इसकी वजह से युवाओं का दिमाग अपसेट होता है, वो दूसरी तरफ जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, खर्चा करता है, और उसके बाद भी उसकी सर्विस नहीं लगती है। सर्विस नहीं लगने से युवा का समय, पैसा, बुद्धि सब कुछ खराब होता है। इन सभी चीजों से हमारा युवा नशाखोरी की तरफ ही जाता है, क्योंकि वो डिग्रियां लेकर क्या करेगा जब उसको सर्विस ही नहीं लग रही है। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि भारत के अंदर LPG कानून लाया गया। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इसका हिंदी मतलब है निजीकरण, खानगीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। ये 21 मई 1991 के अंदर कांग्रेस ने ये कानून लेके आया था, और जो कानून कांग्रेस लेके आई है, अभी बीजेपी सरकार निजीकरण के माध्यम से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करके उसको अमल में ला रहा है पूरे देश के अंदर। दोनों, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, वो दोनों निजीकरण के अंदर इस कानून को, बाबा साहब के संविधान को, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लागू होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमारे SC ST OBC युवाओं की सर्विस ना लगे, इसके लिए उसको निजीकरण किया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चों की सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर में ना लगे, बाबा साहब का जो संविधान है वो लागू ना हो। इसलिए ये खानगीकरण, निजीकरण के माध्यम से बाबा साहब के जो दिए अधिकार हैं हमारे सर्विस के अंदर, SC ST OBC के युवाओं को, डिग्री लिए हुए युवाओं को उनकी नौकरियां ना लगे। हमारे भारत के हर एक SC ST OBC और माइनॉरिटीज के युवाओं को एक बात खास तौर से समझना होगा कि जो शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग आखिर निजीकरण के पक्ष में क्यों है। ये सारी बातें आप भारत के अंदर जो हमारा MNTV है, आप MNTV सब्सक्राइब करें, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा MNTV से जोड़ें, और उसके ऊपर जो भी खबरें आती है उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। आज भारत के अंदर बेरोजगारों की संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका कारण है क्योंकि हमारे युवा मेहनत करके, पैसा लगा करके, समय बर्बाद करके, डिग्रियां लेकर उसकी सर्विस नहीं लगती है। वो सर्विस नहीं लगती है, ये आवाज संसद में उठनी चाहिए, ये आवाज राज्यसभा में उठनी चाहिए, ये आवाज विधानसभा में उठनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत के अंदर जो 131 MLA MP हैं SC ST के, वो संसद के अंदर आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसलिए युवाओं के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। इस वजह से ये आज उदयपुर के अंदर
कलेक्ट्रेट चौराहे के बाहर युवाओं के लिए उनकी सर्विस नहीं लग रही, इसके लिए आज हमको बेरोजगारों की संसद लगानी पड़ी। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी साथियों। जुमलेबाजी की थी कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा और 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। तो इस देश का नौजवान जो किसी बेरोजगार है, वह किसी जाति धर्म कास्ट का न होकर बेरोजगारों की केवल एक ही पहचान है कि वो बेरोजगार हैं। वो तमाम बेरोजगारों ने उम्मीद जताई कि हो सकता है कि इस बार हमारे भविष्य की बात कर रहा है, हो सकता है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, लेकिन 2 करोड़ लोगों में हमारा नंबर ना आए, लेकिन 15-15 लाख रुपए खाते में भेजने की भी बात कर रहा है। हो सकता है हम 2 करोड़ में हमारा नंबर ना आए, लेकिन 15 लाख रुपए तो हमारे खाते में आ ही जाएंगे। इस बार एक बार और इस आदमी को देख लें। तो 15-15 लाख रुपए की उम्मीद करके उन लोगों ने उनके जुमलेबाजी में आ गए, लेकिन इस देश के चौकीदार ने एक काम जरूर किया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। तमाम इस देश के बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इस देश की केंद्र सरकार, इस देश की स्टेट सरकार का ध्यान बेरोजगारी के ऊपर नहीं जा रहा है। और बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। इस देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, उनको तो बेरोजगारों की बात उठानी चाहिए, लेकिन वह भी बेरोजगारों की बात नहीं उठा रहा है। इसीलिए इस देश का तमाम बेरोजगार लामबंद होकर अपनी आवाज को उठाने के लिए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में बेरोजगारों की संसद लगाने का कार्यक्रम लगाया गया है। साथियों, इस बेरोजगारों की संसद के माध्यम से हम इस देश के तमाम बेरोजगारों को लामबंद करना चाहते हैं और बेरोजगारों की आवाज इस पूरे देश भर में हम उठाना चाहते हैं कि बेरोजगार किस तरीके से अपनी डिग्री लेकर घूम रहा है। जिन बेरोजगारों को 25 साल 30 साल पढ़ाई करने के बाद उनको एक उम्मीद थी कि नौकरी लगेंगे, लेकिन इस देश में नौकरियों को बंद करने का तमाम काम इस देश की केंद्र सरकार ने किए हैं। इसीलिए साथियों, आज की ये बेरोजगारों की संसद के द्वारा हम लोग यहां कार्यक्रम लगा रहे हैं और इसमें हमने सब्जेक्ट भी रखा है कि बढ़ती बेरोजगारी के लिए वर्तमान केंद्र सरकार एवं उनकी नीतियां जिम्मेदार है, एक विश्लेषण। तो इसी क्रम में मैं आज के इस उद्बोधन में मैं मान्यवर गणेश लाल जी रायकवाल साहब, पूर्व प्रदेश महासचिव बान से राजस्थान, आपसे उम्मीद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए और इस तमाम भारत के जो बेरोजगार हैं, वे किसी जाति धर्म और कास्ट के नहीं है। बेरोजगारों की एक ही पहचान है कि वह बेरोजगार है। तो बेरोजगारों की संसद के नाम से जो ये राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, इस बेरोजगारों की संसद पर आप अपना बात रखें। मान्यवर गणेश लाल जी रायकवाल सर आए और अपनी बात रखें। भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा बेरोजगारों की संसद उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने लगाई है। बेरोजगार इस संसद के आज के अध्यक्षता कर रहे मान्यवर मौर्य साहब, हमारे चंगेरीवाल साहब,
राजेंद्र सिंह जी जो क्षत्रिय महासभा से हैं, जो माउंट आबू से आए हैं, वो और अरुण भाई जहांगीर और दामोर साहब, हमारे बाबूलाल जी गावरी साहब, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण फोर्स के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अनीश भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश प्रभारी, मान्यवर PR सालवी साहब स्टेट चेयरमैन मानवाधिकार, और सुरेश जी नोगिया सर, मान्यवर मोतीलाल जी सिंघानिया साहब, मान्यवर विनोद जी परमार साहब, और मैं सभी के नाम नहीं लेके सभी साथी यहाँ जो उपस्थित हैं उन सबका स्वागत करता हूँ उदयपुर के इस धरती पर। और मैं अपनी बात रखता हूँ कि बेरोजगार जो हैं भारत में, बेरोजगार की कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं होता। भारत में जो भी बेरोजगार हैं वो सारे के सारे बेरोजगार जो हैं, करीबन देश के 35 करोड़ बेरोजगार जो हैं, वो बेरोजगार इस सरकार की नीतियों की वजह से सरकार द्वारा किए गए हैं, बेरोजगार कर दिए गए हैं। और आज जो है वो देश में प्रति व्यक्ति आय जो है 6 रुपये से 20 रुपये तक की है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों को बिल्कुल गरीबी रेखा जो कहते हैं उसके भी नीचे रसातल में पहुंचा दिया है लोगों को। और बेरोजगार लोगों को जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और जो बेरोजगार लोग हैं पूरे भारत में रोज 38 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 38 लोग पूरे भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। उसमें से 22 विद्यार्थी जो है जो पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता ने सोचा है कि उनको आगे जाके नौकरी मिलेगी, वो लोग 22 विद्यार्थी, 35 में से 22 विद्यार्थी जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हम सबको जो इसके लिए हमने चुन के भेजे हैं संसद में, वो लोग जो है जो किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के हैं, वो कोई भी हमारे बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं उठा रहे हैं, बेरोजगारों के लिए वो बात नहीं उठाएंगे, तो हमारे देश के 35 करोड़ जो बेरोजगार हैं वो अपनी संसद खुद बनाएंगे। जिस तरफ युवा और बेरोजगार जाएगा उसी की सरकार बनेगी और वह आगे जाके हमारे लिए काम करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि हम लोग सभी बेरोजगार जो हैं, जो भी पूरे देश में, उदयपुर, राजस्थान और पूरे देश के बेरोजगारों को एक साथ लाके और हम लोग काम करेंगे। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद। संचालक महोदय का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस देश के जो वर्तमान हालात बनाए गए हैं उसके लिए इस देश की सरकार जिम्मेदार है। बेरोजगार मोर्चा का यही आह्वान है कि सरकार बदलनी है, सरकार बनानी है। सरकार बदलनी है, सरकार बनानी है। बेरोजगार साथियों, अगर बेरोजगारी हमारी समस्या है तो समाधान ही हमें ही करना है, क्योंकि वर्तमान सरकार बेरोजगारों की जिम्मेदार है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात रखी कि इस देश के MLA MP को ही अपने क्षेत्र के युवाओं की जिम्मेदारी रोजगार की है, वह जीतकर संसद विधानसभा में जाने के बाद मुंह पर डबल पट्टी लगाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखते हैं। करता हूं और सामने हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, आप सबका स्वागत। क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। आज राजस्थान में कई जिले हैं, लेकिन कुछ जिलों को मिला करके
केवल 2 कार्यक्रम राजस्थान में दिए हैं। एक कार्यक्रम ये उदयपुर में होने जा रहा है और दूसरा कार्यक्रम अजमेर में, जो शायद अब तक वो कार्यक्रम पहुंच भी गया है। इन सभी को मिलाकर के इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के जिला मुख्यालय पर संसद लगाने का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। संसद शब्द आप अच्छी तरह जानते हैं, जो देश के जो चुनिंदा लोग हैं, जिसको हम पार्लियामेंट और एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग संसद में पहुंचते हैं और देश के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल ये देखने में आ रहा है, देश का तो विकास कम हो रहा है, लेकिन मंदिरों का विकास ज्यादा हो रहा है, धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कम से कम प्रतिदिन 30 और 35 बेरोजगार युवा प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। जो सांसद चुन करके जाते हैं वो बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करते। और आप देख रहे होंगे रोज कोई न कोई नया फंडा जो है इस देश में तरह तरह के रूप में लागू किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस देश के अंदर जो हमारा प्रतिनिधित्व है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रतिनिधित्व दिया गया है, इस प्रतिनिधित्व का कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में इस देश के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। और वो प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन की बात कर रहा हूँ। शासन और प्रशासन में अब आप देखेंगे कि एससी को 15% आरक्षण मिला हुआ है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बना के लाया। 15% में मात्र 11.9% अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है। एसटी को 7.5%, 7.5 है, उसमें से केवल मात्र 4.3% इस प्रशासन के अंदर हमारी हिस्सेदारी है। यानी जहां पर कलेक्टर बैठा हुआ हो, जहां पर एसडीएम बैठा हुआ हो, जहां पर आईपीएस बैठा हो, उस प्रशासन की बात कर रहा हूं। ओबीसी 52% है। इस 52 में से केवल 5.2% ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। और माइनॉरिटीज को 10.5% का जो आरक्षण है, उसमें से मात्र केवल 1.5% 1/1.5 का प्रतिशत माइनॉरिटीज का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार अब मैं उन्हीं लोगों को भी बता देता हूं जो केवल मात्र इस देश के अंदर 3.5% है। और वो कौन है? ब्राह्मण 3.5%। और उनका शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व कितना है? 79%। मतलब एक भी बेरोजगार नहीं है। पैदा होते ही उसको नौकरी पक्की है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। अब आप देख लो, 3.5 में 79% अगर आरक्षण उनको मिलता है तो कौन बेरोजगार रहेगा? आज यहाँ आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारों की तो संख्या ही नहीं है। यही सोच रहे हो ना, हम बेरोजगारों की संसद लगा रहे हैं, बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि संसद क्या कर रहे हैं।
संसद में क्या हो रहा है? हमारे सिंघानिया साहब ने अभी, मोतीलाल जी सिंघानिया साहब ने एक बात कही थी और उसी बात के अनुरूप मैं केंद्र सरकार के अंदर जो एक विषय लिखा गया है कि बढ़ती बेरोजगारी के लिए वर्तमान केंद्र की सरकार, उनकी नीति की कितनी जिम्मेदारी है। मैं केवल मात्र आपको पिछले 5 साल के आंकड़े देना चाहता हूं। आप देखिएगा, ये मेरे नहीं है, मैं भारत सरकार के गजट में से आंकड़े लेके आया हूं। इस 5 साल के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर केवल मात्र 27.37% नियुक्तियां हुई है। 27.37%, जबकि रिजर्वेशन हमारा कितना है? 49.50। इस 5 साल के अंदर आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर 4,365 नियुक्तियां हुई है। इसमें 334 एसी के, 166 एसटी के और 695 ओबीसी के। इस देश के अंदर 3/4 आबादी यानी 75% आबादी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की है। उसके बावजूद भी ये आंकड़े आपको ये दर्शाते हैं, अखबारों में पढ़ा होगा। मैं अभी तक के जो बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर रोजगार देने के लिए सरकार को कोई न कोई संसाधन जुटाना पड़ता है, कल कारखानों का निर्माण करना पड़ता है, कंपनियां खोलनी पड़ती है, तब जाकर के हमारे लोगों को रोजगार दिया जाता है। मैं अब आपके सामने वो आंकड़े देना चाह रहा हूं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन लोगों ने क्या फूल खिलाया, और आज जो हमारा प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहा है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 वर्ष और 286 दिन तक सत्ता में रहे, प्रधानमंत्री रहे। 16 वर्ष 286 दिन, इसमें 33 सरकारी कंपनियों का निर्माण किया। 33 सरकारी कंपनियों का निर्माण हुआ। अगर निर्माण हुआ है तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिला होगा, लेकिन इस 33 में उन्होंने कोई बेचा नहीं, कोई किसी तरह का बेचान नहीं किया गया। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने केवल 1 वर्ष 216 दिन कार्यक्रम का कार्यकाल रहा। कितना? 1 वर्ष 216 दिन। उसमें से उन्होंने 5 सरकारी कंपनियों का निर्माण किया, कोई बेचान नहीं। आगे चले हम, इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी ने भी 15 साल 350 दिन तक का शासन प्रशासन रहा। 15 वर्ष और 350 दिन, उसमें इंदिरा गांधी जी ने 66 संगठन कंपनियों का निर्माण किया। अगर इतनी बड़े 66 सरकारी कंपनियों का निर्माण हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को रोजगार मिला होगा। उसके बाद मोरारजी देसाई ने 2 साल 32 दिन का अपना कार्यकाल रहा। उसमें उन्होंने 9 कंपनियां बनाई। उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने 5 साल 32 दिन का काम किया, उनकी हत्या हुई। फिर भी 16 सरकारी कंपनियों का निर्माण किया गया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह केवल 343 दिन उन्होंने राज किया और 2 सरकारी कंपनियों का निर्माण किया है। पीवी नरसिम्हा राव 4 साल 330 दिन तक काम किया और उन्होंने 14 सरकारी कंपनियों का गठन किया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने केवल मात्र 1 वर्ष 290 दिन का कार्यकाल में 3 सरकारी कंपनियों का गठन किया था, निर्माण किया था। उसके बाद अटल बिहारी जी वाजपेयी, जिन्होंने बहुत सारा, वाजपेयी साहब ने जो है 6 साल और 80 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे।
इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने 17 सरकारी कंपनियां तो बनाई, लेकिन उसमें 7 को बेच दिया गया। अब ये बेचने का कार्यक्रम यहां से शुरू होता है। ये आंकड़े मेरी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, भारत सरकार के गजट से लेके आया हूं मैं, गजट से। और इसमें लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 कंपनियां बेचान की गई है, और शायद उसमें उसी के कारण हिंदुस्तान जिंक भारत सरकार का उपक्रम बेचा, जिसमें आज मैं भी दुखी हूं। लक्ष्मी विलास देखा बेचा गया, ये भी उन्हीं की देन है। या हमारे जितने भी हिंदुस्तान का जितना भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर रहा हूं, इसका विनिवेश इसी महापुरुष ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब आप आगे आए मनमोहन सिंह जी, इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने 23 सरकारी कंपनियां बनाई, और 3 सरकारी कंपनियां इन्होंने भी बेचने का कार्यक्रम किया, और इनका कार्यकाल 10 वर्ष और 2 दिन का रहा। अब आते हमारे बहुत महान पुरुष जो नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश में आते हैं, और देश में आकर के, ये मैं आपको 2020 के आंकड़े दे रहा हूं, मुझे गजट में 2020 में मिले, अभी 23 चल रहा है, 3 साल पहले के मामले हैं। उस वक्त इन्होंने 6 साल 2 दिन का कार्यकाल था, और ये पधारे, इन्होंने एक भी कंपनी का गठन नहीं किया, कंपनी का निर्माण नहीं किया। मोरारजी भाई ने एक भी कंपनी, और जो मनमोहन सिंह ने जो 23 कंपनियां बनाई, वो 23 की 23 ही बेच डाली। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये आंकड़े मेरी मर्जी से नहीं दे रहा हूं, आप ढूंढ लेना भारत सरकार के गजट में, और आप देखिएगा 23 के 23 कंपनियां बेच दी गई, और आज हाहाकार मच रहा। अब आप बताइएगा, जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो भाई शिक्षा मंत्री क्यों मना रहे हो? बंद करो इसको भी। रेल का प्राइवेटाइजेशन करा रहे हो, तो रेल मंत्री क्यों मना रहे हो? इसको भी खत्म कर दो। और ये हवाई जहाजों का जो हवाई अड्डे जितने भी है तमाम, इसको बेच रहे हो, तो वो उड़ियन मंत्री बनाने की कहाँ आवश्यकता है? क्यों बनाया जा रहा है? ये सारी बातें जो है, आपको BSNL को आपने प्राइवेट कर दिया, तो फिर सूचना मंत्री बनाने की क्यों आवश्यकता है? बैंक रिजर्वेशन, जो बैंक जितने भी बैंकें थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक की आवश्यकता क्यों है? उसको भी बंद करो। और सबसे बड़ी बात जो है, खदानें और फैक्ट्रियां, उसको आप जब बेच रहे हो, तो भारत सरकार में खान मंत्री की कहाँ जरूरत है? उसको भी बंद करो। और आप कहते हो कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप आत्मनिर्भर बना रहे हो, तो आत्मनिर्भर बन करके आप भी घर बैठ जाओ। प्रधानमंत्री बनने की कहाँ आवश्यकता है? घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, ये 2 इंजन की सरकार है, 2 इंजन की सरकार है, और 4 लोगों का व्यापार है। हकीकत कह रहा हूं, 2 इंजन की सरकार है और 4 लोगों का व्यापार है। 2 बेचता है, 2 खरीदता है। नरेंद्र मोदी और साहब बेचने का काम कर रहा है, और अंबानी और अडानी खरीदने का काम कर रहा है। चारों मिलकर ये व्यापार कर रहे हैं। देश को चलाने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यापार संसद बना दी है उन्होंने, हम बेचें, तुम खरीदो और तुम्हारा काम चलाओ। पैसा इकट्ठा होगा, 2024 में हम खरीदेंगे, 2024 में हम EVM मशीन का निर्माण ऐसा करेंगे, आप कहीं पे भी वोट डालो, सीधा हमारों को मिलेगा। ये है हमारे यहाँ के विकास के आंकड़े।
इसलिए साथियों, मैं बहुत तहे दिल से मोतीलाल जी सिंघानिया जो इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक हैं, मैं उनको बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने उदयपुर के अंदर ये संसद लगाने का कार्यक्रम किया। और इस संसद में हम कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, न नाराबाजी करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जिस आदमी को वोट दे करके दिल्ली भेज रहे हो, वो दिल्ली में बैठ करके क्या कर रहा है। और वो सारे आंकड़े मैंने आपको ये बता दिए हैं, और इन आंकड़ों से ये साबित होता है कि हमारा बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया, जो उनकी मानसिकता थी कि मेरा समाज आगे बढ़ेगा, मान सम्मान और स्वाभिमान से आगे बढ़ेगा, और स्वाभिमान के साथ उसका जो है रोटी और रोजी कपड़े का जो मामला होगा। अब हमने रोटी कपड़ा और मकान का मामला नहीं है, रोटी और कपड़ा और मकान का मामला नहीं है। अब हमारे को चाहिए एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ चाहिए, और उसके बाद वेल्थ चाहिए। यानी कि हम शिक्षा में हमारों को पूरा अधिकार मिले, स्वास्थ्य में हमारों को पूरा अधिकार मिले, और आर्थिक विकास की दृष्टि से ये 3 पॉइंट लेकर के इस देश के अंदर बामसेब काम कर रहा है। अब आप देखिएगा, राजस्थान के अंदर मैं बता रहा हूं, चाहूंगा कि जब हेल्थ को लेकर के अभी जो एक कानून बनाया था, प्राइवेट हेल्थ, जो कौन सा कानून था वो अभी जो एक कानून बनाया था हेल्थ के नाम पर, तो सारे मरोड़े पेट में लगने लगे लोगों ने। सारे डॉक्टर प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं वो सड़क पे आ गए। राइट टू हेल्थ जो मामला खड़ा हुआ है, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। आप विदेशों में चले जाओ, इंग्लैंड अमेरिका में चले जाओ, बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध छूटने के बाद वो बच्चा सरकार के कस्टडी में चला जाता है। तमाम जिम्मेदारी उसको पढ़ाई तक, वहां तक उसकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ बच्चा बेरोजगार होकर के वो आत्महत्या नहीं कर लेता है, तब तक संसद को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा बात न कहते हुए अपनी बात को इस अभिव्यक्ति के साथ विराम देना चाहूंगा कि यहाँ जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे बेरोजगार भाइयों को बताइए। और ये आंकड़े, आप अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो आप टटोलिएगा, गजट में टटोलिएगा, किताबों में टटोलिएगा। ये ऐसा स्थिति पैदा हो रखी है, ये सच्चाई है हमारे देश की। हमारे लोग जो है हमारे लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग केवल मात्र मंदिर पे झंडा लगाने के अलावा इस केंद्र सरकार का कोई काम नहीं है। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय उन निवासी, जय जोहार, धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आंकड़ों के साथ इस सरकार का आईना इस देश के बेरोजगारों के सामने रखा कि किस तरीके से इस देश की केंद्र और स्टेट सरकारें बेरोजगारों के साथ धोखेबाजी कर रही है। एक तरफ तो कंपनियों को बेचने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ जुमलेबाजी करके मंत्री मिनिस्टर बनाने का काम कर रही है, ताकि और भारत को गरीबी में धकेलने का काम करें। साथियों, ये बेरोजगारों की संसद का जो पूरा आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, इसी के तहत यहां से लाइव कार्यक्रम भी चल रहा है। आपकी बात पूरे देश भर के लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आज भारत के युवा जो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगार स्टेट और केंद्र सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो इधर भाई बाबूलाल जी दामोर माइक लेकर खड़े हैं। कोई भी साथी अपनी बात बेरोजगारी के मुद्दे पर जो खड़ा करना चाहता है सवाल सरकार से। मैं रतनलाल खटीक चित्तौड़गढ़ से हूँ सर। हम
विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह नहीं है कि हम सरकार के द्वारा जो हमारे को तनख्वाह दी जाएगी उसको लेकर हम विदेश चले जाएंगे। हम यहीं पे नौकरी करेंगे और नौकरी से जो पैसा प्राप्त होगा उसको अपने भारत देश में ही उसको लगाएंगे और भारत सरकार को उससे टैक्स मिलेगा। हम नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह विदेश में भागने वाले नहीं हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। डूंगरपुर से हूँ। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वर्तमान की जो सरकारें हैं जो बेरोजगारों को ठेके पे रहना चाहती है, नौकरियां तो देना नहीं चाहती है, निजीकरण करके 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे की गुलामी करवाना चाहती है। पहली बात तो अगर सरकारी नौकरियां दे भी रही है तो भी ये कौन से वीर, ये वीर, फलाना वीर जैसी योजनाएं बना के लोगों को बलि का बकरा बनाने की और धकेल रही है। इसलिए सरकार से हम विनती करते हैं कि ऐसी घटिया योजनाएं लाने से पहले भारतीय बेरोजगार मोर्चा के संसद की तरफ देखे और अपना रवैया सुधार ले। धन्यवाद। अखाड़ा से हूँ। मैं केंद्र की हो या राज्यों की सरकारों से मेरा एक ही सवाल है कि में जो सरकारें पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे रही है और रोजगार के नाम पर स्वरोजगार का जो लॉलीपॉप दे रही है, जिसमें हमारा बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां होने, हमारे कुछ साथियों ने पशुपालन का बिजनेस करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार के किस तरह की धर्म संसद आयोजित कार्यक्रम लगा के रोजगार का साझा दे रहे हैं। तो मैं सरकारों को यह कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा बेरोजगार पशुपालन का भी धंधा अपना रहा है तो उनसे 1-1 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं अप्रूव करने के लिए। तो मैं राजस्थान सरकार के गहलोत जी से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान सरकार में जो पशुपालन का जो बिजनेस या बकरी पालन भैंस पालन करवाना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर हो लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं विभाग में उनसे न हो के देश अधोगति में जा रहा है कि बेरोजगारों के साथ 1-1 लाख रुपए भारत को फार्म भरने का नहीं मांगा जाए। धन्यवाद। देश है और बेरोजगारों के देश के नाम से हो रही है और भारत में बेरोजगारों का जो आंकड़ा है वो 75 साल बाद 35 करोड़ की आबादी बेरोजगार हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारों के मुद्दे पर इस देश की केंद्र सरकार और स्टेट सरकार अपनी बात रखें, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात उठाएं, क्योंकि जो एमएलए एमपी संसद विधानसभा में जाते हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन 38 युवा सुसाइड कर रहा है लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोग बेरोजगारों संसद के नाम से पूरे देश भर में बेरोजगारों को लामबंद करना चाहते हैं और राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा खड़ा करते हैं ताकि कोई भी सरकार बेरोजगारों की तरफ ध्यान दे और बेरोजगारों की संसद की तरफ रोजगार और भविष्य की तरफ ध्यान जो दुर्घटना हो रही है पहुँचाए और उसको आप मिलकर उसको बंद करो। मैं मोतीलाल सिंह आप सहयोग करो, उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए और फांसी के जो फांसी लगा रहा है उनको जो 2 जात है नर और नारी, जात पात कोई नहीं होती है, नर और नारी, उसको इंसाफ दिलाओ। आप जिसकी घटना होगी उसको इंसाफ दिलाओ, उनको माँ बाप को इंसाफ दिलाओ। आप पैसे दोगे उन टेंशन नहीं होता है। इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए।